हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का टाइम्स ऑफ इंडिया से, प्ले फास्ट एंड लूज। आपने एक रीसेंट ट्रेंड नोटिस किया होगा कि किसी बड़े बिल्डर का, राजनेता का, व्यापारी का लड़का या लड़की किसी महंगी गाड़ी को लेकर के निकलता है और रोड पे कुछ लोगों को कुचल देता है। ये आपने पुणे में, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, अहमदाबाद, हर जगह आप कुछ दिनों से ऐसी न्यूज़ को सुनते हैं। तो ये क्या हो रहा है देश में? कार क्रैशेस क्यों हो रहे हैं और अमीरों के बच्चे इनमें शामिल क्यों होते हैं, आप इस आर्टिकल में देखेंगे। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लगा। शुरू करेंगे आज की क्लास को अपने क्विज़ के साथ में। क्लास थोड़ी सी लेट है, ऑफिस के बाद आकर के क्लास को आज रेडी कर रहा हूँ। पूरा बेनिफिट लेना है इसका, और जो भी सीखो क्लास के अंत में इस क्विज़ पे अप्लाई करना है। 8 में से 8 आपको मार्क्स मिले। चलिए सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे आपको। आइए लेक्चर को शुरू कर। कह रहा है जी प्ले फास्ट एंड लूज। देखिए, फास्ट एंड लूज जो है गेम होता है, स्ट्रीट गेम, ट्रिकरी वाला गेम। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इससे आप आइडिया लगा पाएंगे। आपने ऐसे गेम्स बहुत देखे होंगे, अपने इंडिया में भी होते हैं। ये तो पेरिस की, कहीं फ्रांस की फ़ोटो है। 3-4 कप्स होंगे, उनके नीचे एक बॉल होगी। बॉल इधर से उधर जाएगी, उधर से इधर जाएगी। फिर आपसे पूछेगा बताओ बॉल कहाँ है। जीत गए तो 500 रुपये ले लेना, हार गए तो 500 रुपये दे जाना। तो ये जो स्ट्रीट गेम्स होते हैं, ट्रिकरी वाले गेम्स होते हैं, इसमें आपको मूर्ख बनाया जाता है। बॉल्स भी इसके पास कई सारी हैं, जहां आप उंगली रखोगे वहां से निकाल के दूसरी जगह डाल देगा। तो ऐसा ही एक गेम पुराने ज़माने में, आज से 200, 300, 500 साल पहले होता था। फास्ट एंड लूज, फास्ट एंड लूज धागों का गेम होता था ये। जिस धागे को आप लूज समझ के पकड़ते थे वही सबसे ज़्यादा, है ना, वो खींच करके उसको फास्ट कर देता था, उसको, है ना, तना देता था। तो ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे। ये एक ट्रिक गेम है। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है किसी के साथ ट्रिक खेलना, किसी के साथ में इमोरल या डिसीटफुल वे में एक्ट करना, किसी को चकमा देना। कह रहा है जी ऐसा ही कुछ काम हमारे देश में भी चकमा देने का हो रहा है। कोई आदमी है या कुछ लोग हैं जो फास्ट एंड लूज खेल रहे हैं कानून के साथ। चलिए कौन है लोग चकमा देने वाले, धोखा देने वाले? कह रहा है जी लग्जरी कार क्रैशेस बाय द रिच आर ऑफ्टन ब्लेम्ड ऑन ड्राइवर्स। कह रहे हैं जो लग्जरी कार क्रैशेस हैं, महंगी महंगी गाड़ियां लेकर के उनको ठोकने का जो काम है, रिच के द्वारा, द रिच, यहाँ पे सभी अमीर लोगों की बात कर रहा है। कह रहा है अमीर जादों के द्वारा महंगी गाड़ियां ठोकने का जो काम है, अक्सर उसको ब्लेम किया जाता है, उसका ब्लेम डाल दिया जाता है। और किसके ऊपर? ऑन लगा के बता रहा है, इनके ड्राइवर्स पे। कह रहा है वाइल द रियल इशू इज अनट्रेन्ड रेकलेस यंग ऑनेस्ट बिहाइंड द व्हील। कह रहे जबकि रियल इशू ये है कि, रियल इशू क्या है कि बिहाइंड द व्हील, यानी व्हील के पीछे, यानी सीट पे, ड्राइवर की सीट में आपको मिलेंगे अनट्रेन्ड और केयरलेस या रेकलेस यंग ऑनर्स। तो 18-19 साल का लड़का लड़की है, 22 साल का, उसको आपने 4 छल्ले वाली ऑडी पकड़वा दी। 80 लाख की, 90 लाख की गाड़ी है और 5000 हॉर्स पावर की। तो इससे चल ही नहीं रही, अनट्रेंड है वो, ऐसी गाड़ी को चला ही नहीं सकता वो। उसको तो आपको स्विफ्ट डिज़ायर लेकर के देनी थी, उसको ढंग से सिखानी थी। तो वो क्या करता है, ऐसी गाड़ी को जब दौड़ाता है तो 15-20 लोगों को नीचे दे देता है अपने, और उसका पूरा सारा ब्लेम जो है उसके ड्राइवर पे डाल दिया जाता है बाद में। कह रहा है ये रियल इशू है, इन लड़के लड़कियों से गाड़ियाँ ये महंगी वाली चलती नहीं है। समझ गए ना? तो यही प्ले फास्ट एंड लूज कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गाड़ियों को भिड़ा रहे हैं इधर उधर, और बाद में ड्राइवर को बलि का बकरा बना देते हैं, उसके सर पे सारा इल्ज़ाम लग जाता है। लग्जरी कार क्रैशेस सब्जेक्ट है आपका। आर ऑफ्टन ब्लेम्ड इसकी वर्ब है। द रिच यानी सभी अमीर लोग। द प्लस में एडजेक्टिव जो है कॉमन प्लूरल नाउन का काम करता है। द रिच यानी द रिच पीपल, द पुअर यानी द पुअर पीपल, सभी लोगों की क्लास को एक साथ बताता है कलेक्टिव नाउन की तरह। रियल इशू की वर्ब है इज। अनट्रेन्ड आप समझते हैं, जिसको ट्रेनिंग ना हो प्रॉपर। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, बेपरवाह, है ना, चलेगी गाड़ी मेरी तो हवा में उड़ेगी, चाहे उसके साथ में 4 आदमी उड़ जाएं। तो ऐसा जो आपका एटीट्यूड है ये होता है रेकलेस या केयरलेस एटीट्यूड। बिहाइंड द व्हील होना यानी कमान में होना, ड्राइवर की सीट में होना, किसी चीज़ की जिम्मेदारी में होना। अगर आप बिहाइंड द व्हील हैं तो आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, आप ही गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब ये जो गाड़ी और ड्राइवर है, इससे एक बहुत अच्छी इडियम बनती है,
बैक सीट ड्राइवर। आपको ये इडियम आती होगी, बहुत बार करवाई है मैंने, एक बार खुद से ट्राई दो, सोचो इसका क्या मीनिंग है। बैक सीट ड्राइवर। देखिए, बैक सीट ड्राइवर एक ऐसा आदमी है जो बैक सीट में बैठ करके, पैसेंजर सीट में बैठ करके ड्राइविंग कर रहा है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? स्टीयरिंग व्हील तो आगे है, पीछे बैठ के ड्राइव कैसे करोगे? पीछे एक ऐसा आदमी बैठा है जो ड्राइवर को समझा रहा है कि उसको गाड़ी कैसे चलानी है। अब तेज़ कर ले, अब धीरे कर ले, लेफ़्ट ले ले, राइट ले ले, मोड़ ले, रोक ले। तो ये जब आप काम करते हैं तो आप बन जाते हैं बैक सीट ड्राइवर। अब इस चीज़ को आप ड्राइविंग से और गाड़ी से बाहर निकाल लो। अगर किसी आदमी को ऐसी बहुत आदत हो कि वो बिन बुलाए बिना बताए सलाहें देता हो, सजेशंस या एडवाइस देता हो कि ऐसे कर ले, ये यहाँ चला जा, ये नौकरी पकड़ ले, ये वाली पढ़ाई कर ले, तो उस आदमी को हम आम भाषा में बोलते हैं ईडीएम फॉर्म में बैक सीट ड्राइवर। समझ गए ना? गाड़ी से निकली है ईडीएम ये। अगर आपका कोई फूफा, कोई मौसा, कोई पड़ोसी ऐसा है जो आपको बहुत सलाह देता है मुफ्त में, जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड अ बैक सीट ड्राइवर। जिंदगी की ड्राइवर सीट में तो आप हैं, लेकिन फूफा जी आपके ड्राइवर बनना चाह रहे हैं। ठीक है? समवन हु एडवाइजेस विदाउट रिक्वायरमेंट, ऐसा लिख दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी वोकैब इस आर्टिकल की देखेंगे। अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं 4-5, शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक दे दो, अभी से एक शेयर दे दो। आपके इन लाइक्स और शेयर्स की वजह से शाम को टाइम मिलता है जितना भी आकर के क्लास बनाता हूँ, ताकि आपकी छुट्टी ना हो, है ना? आपका प्यार जो है बड़ा ज़रूरी है चैनल के लिए। ठीक है, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको एसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और SSC के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल PO के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी शुरू करेंगे प्रोजनी से। प्रोजनी, देखिए इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जैसे मैंने आपको सिखाए हुए हैं, पुलिस, कैटल, प्रोजनी भी उन्हीं में से एक है, जेंट्री, वर्मिन, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि बिना एस लिए हमेशा प्लूरल की तरह काम करते हैं। पुलिस के आगे हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, कैटल के आगे हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। प्रोजनी भी एक ऐसा ही नाउन है और इसका मतलब होता है ऑफस्प्रिंग या बच्चे किसी इंसान या जानवर के। ठीक है, सारे बच्चों को मिला करके बोला जाता है प्रोजनी। अगर किसी डॉगी के 5 बच्चे हैं तो वो पाँचों उसके प्रोजनी हैं। किसी आदमी का एक ही बच्चा है तो वो एक बच्चा भी उसका प्रोजनी है। ये वर्ड हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट होगा। वी आर डूमिंग आवर प्रोजनी बाय रूइनिंग आवर एनवायरनमेंट। हम अपने प्रोजनी को डूम कर रहे हैं। डूम करना यानी किसी को बर्बाद करना, और प्रोजनी आप समझ ही गए हैं, आने वाली पुश्तें। तो हमारी आने वाली जनरेशन्स को हम बर्बाद कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद करके आज के। ठीक है, तो इस वर्ड को याद रखना, प्लूरल नाउन लेगा हमेशा अपने बाद में, प्लूरल वर्ब लेगा, ये नाउन हमेशा प्लूरल जो है ट्रीट होता है। प्रोजनी को आप द यंग भी बोल सकते हैं, किसी के बच्चों को। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आज, स्नोबॉल। कभी स्नोबॉल आ रहा है और कभी आजकल आ रहा है स्पाइरल। एक दिन स्नोबॉल आता है, एक दिन स्पाइरल आता है। दोनों वर्ड्स का मतलब होता है चीज़ों का बहुत बड़ा होकर के तूल पकड़ करके हाथ से बाहर निकल जाना, कंट्रोल से बाहर चले जाना। वो बताया हो ना, स्नो की बॉल आपने पहाड़ के ऊपर से धकेली तो नीचे आते 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 वो बॉल इतनी बड़ी हो जाएगी, चट्टान जितनी। तो जब चीज़ें बहुत छोटी होती हैं और अचानक से बड़ा तूल पकड़ लेती हैं, वो स्नो बॉल करती है। तो आज स्पाइरल नाम का सिनोनिम अब आर्टिकल में देखेंगे। द पैंडमिक हैज़ स्नोबॉल्ड इनटू इंटरनेशनल डिजास्टर। पैंडमिक जो है बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, हाथ से बाहर निकल चुकी है, एक इंटरनेशनल डिजास्टर में बदल चुकी है।
चलिए अगला वर्ड अपने पास इंसिपिड। अगर कोई ऐसी बात हो जो बार बार आपको बताई जाए, दिन में 2-5 बार, तो वो बात आपको कैसी लगेगी? आप उसको बोलेंगे हिंदी में घिसी पिटी बात, या फिर उसको बोलेंगे अनइंटरेस्टिंग या फीकी बात। तो घिसी पिटी, फीकी, टेस्टलेस चीज़ों को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिपिड। और इंसिपिड के ये सारे सिनोनिम्स हैं: हैकनेड, क्लीशे, ट्राइट, बनल, ब्लांट, वेपिड, स्टीरियोटिपिकल। सबका मतलब है घिसी पिटी बात। तो ये क्लीशे नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। क्लीशे, ठीक है, घिसी पिटी बात के लिए यूज होता है। द ऑडियंस वर डिसअपॉइंटेड विद क्लीशे या इनसिपिड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। ऑडियंस जो है बड़े डिसअपॉइंटेड थी, बहुत ज़्यादा निराश थी घिसी पिटी परफॉर्मेंस से टीम की। यानी वही वाला गाना, मान लो कोई बैंड है परफॉर्म कर रही है, वही गाना उसने फिर से गा दिया जो पिछले 5 साल से गाता आ रहा है। तो घिसी पिटी परफॉर्मेंस थी ना, घिसी पिटी बातों से आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। चलिए नया वर्ड होगा शायद आपके लिए, क्लीशे। इसकी स्पेलिंग देख लेना। अगला वर्ड है अपने पास परपेट्रेटर। किसी गलत काम के गुनहगार को बोलते हैं परपेट्रेटर। परपेट्रेटर ऑफ ए मर्डर, ऑफ ए थेफ्ट, ऑफ ए रेप, ऑफ ए बर्गलरी, कोई भी गलत काम हो। द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम वर स्टिल एट लार्ज। इस गुनाह के जो परपेट्रेटर्स थे, इस गुनाह को जो अंजाम देने वाले थे, वो अभी भी एट लार्ज थे, अभी भी फरार थे। एट लार्ज होना, फरार होना। परपेट्रेटर को कल्प्रिट और मिसक्रिएंट भी बोलते हैं, गुनहगार को। यू विल सी दिस वर्ड कल्प्रिट इन द आर्टिकल टुडे, ठीक है। मिसक्रिएंट भी आता है कभी कभी, और कभी कभी परपेट्रेटर भी आ जाता है। चलिए लास्ट वर्ड है अपना फोर्थ राइट। देखिए फोर्थ राइट का मतलब होता है सामने से ऑनेस्ट। जब कोई चीज़ आप जो है सामने वाले को बिना किसी मिर्च मसाले के, मक्खन के, है ना उसको ज़्यादा बड़ा करके ना छोटा करके, जब एकदम सीधा सीधा बोलते हैं तो उस काम को आप करते हैं फोर्थ राइट। फोर्थ राइट एडवाइस वो एडवाइस है जो सलाह आपको बिल्कुल सच सच दी गई है, ना आपको अच्छा बता के ना बुरा बता के, ठीक है। फोर्थ राइट। द गवर्नमेंट्स फोर्थ राइट रिफ्यूजल टू रोल बैक द लॉ मेड द प्रोटेस्टर्स एंग्री। सरकार का जो फ्रैंक सा या बहुत ही सीधा सा रिफ्यूजल था रोल बैक करने को लेकर के, इस लॉ को वापस लेने को लेकर के, इस कानून को रोल बैक करना, वापस लेना, कह रहे उसने प्रोटेस्टर्स को बहुत एंग्री कर दिया, प्रदर्शनकारियों को बड़ा गुस्सा कर दिया। सरकार ने सीधे शब्दों में बोल दिया ये कानून वापस नहीं लेंगे। तो फोर्थ राइट रिफ्यूजल सरकार ने दिया। इसको कैंडिड भी बोलते हैं, है ना, एकदम कुछ सोचा नहीं है आपने, बस जैसा है वैसा बोल देना, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में कैंडिड। यू विल सी दिस वर्ड कैंडिड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए 5 वर्ड्स हैं, 1-2 आपके लिए नए होंगे। अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें। समरी यही है, आपने देखा होगा पुणे वाला केस, अहमदाबाद का केस, नोएडा का केस, बेंगलोर का केस। हर केस में कोई लड़का या लड़की होगी, किसी बिल्डर की, किसी बड़े उद्योगपति की, किसी बड़े राजनेता की, और बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रही होगी। 2 या 3, 4, 5, 10 लोगों तक को इन्होंने उड़ाया होगा, है ना, एक्सीडेंट में। हमारा आर्टिकल कह रहा है रियल इशू पता है क्या है, ये लग्जरी गाड़ियाँ इन बच्चों से चल नहीं पा रही हैं। इन गाड़ियों को चलाने के लिए ट्रेन ड्राइवर सही होते हैं, जिनको शॉफर्स बोलते हैं अपने, लेकिन इनके माँ बाप जो है लापरवाही के साथ ये 1.5-1.5, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ अपने 18-20 साल के लड़कियों को पकड़ा देते हैं। तो जब इनसे गाड़ी चलती नहीं तो गाड़ी ये ठोकेंगे, और फिर उसके बाद में आपको सनसनीखेज न्यूज़ मिलती है, पुणे में देखो ये हो गया, अहमदाबाद में ये हो गया। और जो भी ये ड्राइवर रखे भी होते हैं इन्होंने, ड्राइवर का काम सिर्फ इतना होता है कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो इस अमीरजादे से, उस लड़के या लड़की से सारा ब्लेम अपने सर पे ले ले और ये बोल दे कि मैं कर रहा था गाड़ी को ड्राइव। तो इस तरीके से एक सटारिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। सटायर आपको मिलेगा, हंसी मजाक क्या बोलूँ मैं इसको, तंज वाली भाषा में लिखा हुआ आर्टिकल है। तो शुरू करें, सटारिकल टोन है आज की। कह रहा है द हेडलाइंस फ्रॉम दिस ईयर टेल अ रेकरिंग टेल। कह रहा है जो हेडलाइंस हैं इस साल की वो एक रेकरिंग टेल को बताती हैं। रेकरिंग यानी बार बार होने वाली, रीअकर होने वाली, टेल यानी कहानी। तो एक ऐसी कहानी बताती है जो बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा कौन सी कहानी है? लेट अस स्टार्ट विद मोस्ट रीसेंट। आओ सबसे रीसेंट वाली से स्टार्ट करें। पहले सबसे नज़दीक वाली जो हुई है, फिर बाद में पास्ट वाली जो हुई है, उन सबको एक एक करके देखते हैं। थोड़ा नए ढंग का आर्टिकल है, बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं। कह रहा है जी सितंबर 10 महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावनकुले सन्स ऑडी हिट्स सेवरल व्हीकल्स इन नागपुर, ड्राइवर अरेस्टेड।
महाराष्ट्र बीजेपी चीफ का जो इनका नाम है, इनका जो बेटा था, उसकी जो ऑडी है वो हिट करती है बहुत सारे व्हीकल्स को नागपुर में, और ड्राइवर अरेस्ट हो जाता है, चलाने वाला गाड़ी को, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो सितंबर 10 का किस्सा है, आज से 20 दिन 25 दिन पुराना, 15 दिन पुराना। फिर मई 27 को क्या हुआ? पुणे पोर्श केस, ग्रैंडफादर ऑफ माइनर अरेस्टेड, पुलिस से ही टोल्ड ड्राइवर टू टेक ब्लेम, प्रॉमिस्ड हिम रिवॉर्ड। पुणे में जो पोर्शे गाड़ी है उसका क्रैश केस, पोर्शे एक अमेरिकन ब्रांड, कौन सी ब्रांड है, शायद जर्मन ब्रांड है, देख लेना। तो पुणे की एक पोर्शे नाम की ब्रांड की जो गाड़ी है, महंगी लग्जरी गाड़ी, इसका जो क्रैश हुआ था, जो माइनर था जो गाड़ी चला रहा था, उसका जो दादा है, ग्रैंडफादर, वो अरेस्ट भी हुआ इस मामले में, उसको गिरफ्तार किया गया। और क्यों किया गया? पुलिस ऐसा कहती है कि उसने ड्राइवर को ये कहा था कि तुम इल्ज़ाम अपने सर पे ले लो, टेक द ब्लेम कर लो, और बदले में प्रॉमिस किया था उसको कुछ रिवॉर्ड, कुछ इनाम। ठीक है, तो एक तो लड़के को गाड़ी लेकर के दी पोते को, और फिर जब पोते ने उड़ा दिया लोगों को, उसके बाद ड्राइवर को बोल रहा है कि तू बोल दे तू गाड़ी चला रहा था, पैसे दे दूंगा मैं तेरी फैमिली को। तो दादाजी को भी पकड़ लिया गया। चलिए, पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब आई है, ध्यान दे लेना। पुलिस, कैटल, ऊपर एक वर्ड आया था प्रोजनी, फिर एक वर्ड है वर्मिन, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको आप हमेशा प्लूरल वर्ड देते हैं, प्लूरल वर्ब देते हैं। ये वर्ड्स के आगे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस अपने आप में ही प्लूरल है बिना एस के। तो कॉन्सेप्ट आज डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, बहुत बार करवाया हुआ है, इसको रिवाइज कर लेना। चलिए, जेंट्री भी इसी में आता है ना, जेंट्री के बाद भी प्लूरल वर्ब लगती है। फिर तीसरी है मई 26, स्पीडिंग ऑडी कार किल्स एल्डरली मैन। एक तेज़ भागती हुई ऑडी कार, स्पीडिंग मतलब जो स्पीड पकड़ रही हो, ऑलरेडी 100-120 की स्पीड पे आ गई, अभी और तेज़ हो रही थी। कह रहा जी स्पीड पकड़ती हुई ऑडी कार जो है, लग्जरी कार, मार देती है, किल कर देती है एक एल्डरली मैन को, बुजुर्ग आदमी को। और कौन था ये? हु वेंट टू बाय मिल्क इन नोएडा, जो दूध लेने निकला था घर से नोएडा में। डेज आफ्टर पुणे पोर्शे क्रैश, ये कुछ ही पोर्शे क्रैश जो हुआ पुणे के, उसके कुछ ही दिन बाद की घटना है। तो 3 घटनाओं का जिक्र इसमें हुआ है। इससे पहले एक पार्थ वाली घटना है, पार्थ पटेल अहमदाबाद में, जिसने 17 लोगों को मार दिया, है ना, अहमदाबाद की घटना है वो, पिछले साल की। तो ऐसी कई घटनाओं की बात ये कर रहा है। हुआ क्या? कह रहा है जी इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स एंड विद इन दिस अलार्मिंग स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट अ निश जॉनरा। कह रहा है जी इंडिया लीड करता है पूरी दुनिया को, इंडिया अगुवाई करता है, नेता बना हुआ है पूरी दुनिया का रोड एक्सीडेंट्स के मामले में। और कह रहा है इसके अंदर विद इन दिस एक बहुत ही अलार्म कर देने वाला, परेशान कर देने वाला, डिस्टर्ब कर देने वाला स्टैटिस्टिक है या आंकड़ा है या फिगर है, कह रहा है वो एग्जिस्ट करता है, और जो है एक निच जॉनरा। देखिए, जॉनरा का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, कैटेगरी, और निच का मतलब होता है स्पेशल, खास, यूनिक। तो हम दुनिया में तो सबसे आगे हैं रोड एक्सीडेंट्स में, हम कई चीज़ों में आगे हैं, उल्टी कई चीज़ों में आगे हैं। जैसे हम दुनिया में रेबीज़ के अंदर सबसे आगे हैं, जैसे दुनिया में लेप्रेसी नाम का गंदा एक रोग है, उसमें भारत सबसे आगे है, रेबीज़ में सबसे आगे है ना। रोड एक्सीडेंट्स में हम दुनिया में लीडर हैं, कह रहा है। और इस गंदी घटना में, रोड एक्सीडेंट्स की लीडरशिप में, एक और चीज़ होती है कि हमारे यहाँ पे एक निच जॉनरा है, एक खास कैटेगरी है रोड एक्सीडेंट्स की। और कौन सा है भाई ये? लग्जरी कार्स ड्रिवन बाय द ऑफस्प्रिंग ऑफ द रिच एंड पावरफुल। कह रहा है ये लग्जरी कार्स की कैटेगरी है जो ड्रिवन बाय होती हैं, जिनको ड्राइव किया जाता है ऑफस्प्रिंग के द्वारा, प्रोजनी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, देश के अमीर और पावरफुल लोगों के, द रिच एंड द पावरफुल के। और कैसे? स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, इनकी कारें स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, या फिर यूं कह दें स्नो बॉल आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, इनके बस से बाहर होती हैं कारें, इतनी तेज़ ये चला रहे होते हैं। समझ गए? चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंडिया की वर्बल लीड्स, अलार्मिंग यानी जो आपको अलार्म कर दे, चिता दे, है ना, अचानक से आपको परेशान कर दे, डरा दे, डिस्टर्ब कर दे। स्टैटिस्टिक यानी आंकड़ा। जॉनरा की वर्ब है एग्जिस्ट, ये उल्टा बना हुआ सेंटेंस, इन्वर्टेड है। विद इन दिस स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट अ निच जॉनरा। ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि इस जॉनरा के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी, और ये इतनी लंबी इन्फॉर्मेशन है जिसको सेंटेंस के लास्ट में रखा जा सकता है। बीच में रख देते तो सेंटेंस का सारा हुलिया बिगड़ जाता। तो ये जॉनरा वर्ड के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसको लास्ट में रखा गया और सेंटेंस को इन्वर्ट कर दिया गया। विद इन दिस स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट अ जॉनरा।
जॉनरा एक नया वर्ड होगा आपके लिए, लिखा गया जेनरे बोला जाता है जॉनरा। निच का मतलब होता है बड़ा यूनिक। अमेरिकन इंग्लिश में निच बोलते हैं इसको, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं नीशे, है ना, नीशे। चलिए, ऑफस्प्रिंग यानी प्रोजनी, बच्चे किसी के। स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल होना या स्नोबॉल आउट ऑफ कंट्रोल होना, किसी चीज़ का आपके आपे से कंट्रोल से बाहर चले जाना। फिर क्या हुआ, कह रहा है इट इज़ सच अ क्लीशे नाउ दैट व्हेन वन हेयर्स ऑफ अ क्रैश द ब्रेन ऑटोफिल्स अ ड्राइवर एज द चाइल्ड ऑफ अ पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और अ बिल्डर। कह रहा है ये एक ऐसी घिसी-पिटी बात हो गई है, क्लीशे हो गया है अब आजकल ना हो, कि जब कोई भी आदमी सुने, हेयर करे एक क्रैश के बारे में, तो हमारा दिमाग जो है खुद से ही ऑटो फिल कर देगा इन्फॉर्मेशन को। और किसको, जो ड्राइवर होगा उसको ऑटो फिल करेगा एक चाइल्ड के तौर पे, लड़के या लड़की के तौर पे, बिगड़ैल लड़के या लड़की के तौर पे, जो किसी होगा बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियन का या बिल्डर का, है ना। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा क्रैश हुआ, ज़रूर किसी अमीर ज़्यादा की औलाद था जिसने गाड़ी को उड़ाया और 4 लोगों को भी उड़ा दिया साथ में, है ना। तो अपने आप दिमाग हमारा जो है ऑटो फिल करता है। समझ रहे हो सेंटेंस का मीनिंग? कुछ नया तो नहीं है, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा। इट की वर्ब है इज, क्लीशे यानी ट्राइड, बैनल, हैकनेट, ऐसी चीज़ जो बार बार दोहराई गई हो, घिसी पिटी बात हो। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन का मतलब है कोई भी इंसान, वन की वर्ब है हेयर्स, ब्रेन की वर्ब है ऑटोफिल्स। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवा देते हैं आपको यहाँ। ऊपर एक वर्ड आया था एल्डरली मैन, एल्डरली यानी बुजुर्ग, लेकिन 3 वर्ड्स हैं अंग्रेजी में जिनके बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए। और ये सिर्फ लिखने की बात नहीं है, बोलने की भी बात है। ओल्डर, एल्डर और एल्डरली, तीनों वर्ड्स लोग इन तीनों वर्ड्स को लोग समझते हैं ये एक ही तरह के वर्ड्स हैं, है ना। जो भी हमसे बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा, उसके लिए ओल्डर, एल्डर, एल्डरली लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों अलग वर्ड्स हैं और इनके तीनों के अलग यूज़ केसेस हैं। चलिए सीख लो कैसे करना है। देखिए, तीनों का मतलब है उम्र में बड़ा, लेकिन एल्डरली का मतलब है बुजुर्ग। जब रिस्पेक्ट दे करके किसी को बुजुर्ग बोलते हो तब यूज़ करना है वर्ड एल्डरली। एल्डरली और एल्डरली मैन, एल्डरली जेंटलमैन, एल्डरली वुमन, एल्डरली नेबर, एल्डरली एम्प्लॉय, एल्डरली मैनेजर। बुजुर्ग जब भी किसी को बोलते हो तो एल्डरली वर्ड का इस्तेमाल करना है। और जब आपसे उम्र में बड़ा हो तब ओल्डर और एल्डर में से एक वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर वो आपका रिश्तेदार है तो एल्डर, और अगर रिश्तेदार नहीं है तो ओल्डर। बहुत ईजी है ना, कॉमन सेंस से आ जाएगा। देखो, बुजुर्ग बोलना है तो एल्डरली बोलना है, तब तो कुछ और बोलना ही नहीं है, बुजुर्ग आदमी यानी एल्डरली मैन। लेकिन अगर आपसे बड़ा बोलना है, आपको बताना है कि ये मुझसे बड़ा है ना, ये मेरा बड़ा है, बड़ा भाई है, बड़ा आदमी है, बड़ी औरत है, जो भी मुझसे बड़ी है, तो उस केस में आपको एल्डर या ओल्डर का इस्तेमाल करना है। अगर रिश्तेदार है तो एल्डर, और रिश्तेदार नहीं है तो ओल्डर, कॉमन केस में ओल्डर। चलो अब यूज़ करके दिखाता हूँ। माई एल्डरली या ओल्डर ब्रदर हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर मी। मेरा बड़ा भाई, देखो मेरा मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पे, बड़ा। मेरा बड़ा भाई हमेशा मेरे लिए एक रोल मॉडल रहा है। बड़े के लिए क्या लगाऊंगा, या तो ओल्डर या एल्डर। लेकिन यहाँ पे मेरा रिश्तेदार है, भाई है, रिलेटिव है, तो रिश्तेदारों के लिए जब बड़े की बात हो उम्र में, तब एल्डर वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, एल्डर। ठीक है। अब आप पूछोगे सर मेरा भाई बुजुर्ग भी तो हो सकता है, मैं तो एल्डर ही लिखूंगा। तो ठीक है लिख दो, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा इसका मीनिंग बदल जाएगा। कैसे? जब आप किसी को बुजुर्ग बोल रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है वो आपसे बड़ा ही हो सकता है आप उससे बड़े हो। मेरा बुजुर्ग भाई है, मान लीजिए मेरा भाई है 80 साल का, मेरी उम्र है 105 साल। मजाक कर रहा हूँ, मतलब समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाव बदल जाएंगे। मेरी उम्र 95 साल है और मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र है 85 साल, है तो वो भी बुजुर्ग। तो मैंने किसी को बोला कि मेरा बुजुर्ग भाई है, वो तुम्हारे घर आएगा आज, है ना, इस काम से उसकी मदद कर देना। तो बुजुर्ग बोलने का मतलब ये थोड़े ना हुआ मेरे से बड़ा है, वो बुजुर्ग है, वो तुम्हारे लिए बुजुर्ग है। तो बुजुर्ग वाला मीनिंग जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। अगर बड़े भाई की बात कर रहे हो, एल्डर ब्रदर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ज़्यादा सेंसिबल लगेगा इस केस में। समझ गए ना? होने को दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपको वो चूज़ करना होता है जो ज़्यादा मेक सेंस करे। एज पीपल ग्रो, एल्डर, ओल्डर या एल्डरली, दे टेंड टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ मोर। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उम्र में, वो अप्रिशिएट करने पर लगते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में बहुत ज़्यादा, है ना। उनको छोटी छोटी चीज़ों की भी कीमत पता लगने लगती है जीवन में कि ये कितनी ज़रूरी है। यहाँ पे बड़े होने की बात हो रही है, एक कॉमन सेंस में उम्र दराज होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे
एज पीपल ग्रो ओल्डर। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है सर यहाँ एल्डरली लिख दूँ, जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते हैं तभी लोग, भाई बुजुर्ग होने की ज़रूरत नहीं है, बुढ़े होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 साल के थे, 10 साल के हुए, ग्रो ओल्डर किए, उसमें भी आपको समझ आएगी, आप चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखेंगे। कॉमन सेंस लगाना है। द डैश कपल स्टिल इन्जॉयज टेकिंग लॉन्ग वॉक्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। ये जो उम्र दराज कपल था ये अभी भी इंजॉय करता है लंबी लंबी वॉक्स को करना, यानी घूमना टहलना मॉर्निंग में गार्डन के अंदर। अब मुझे बताओ क्या करेंगे, कैसा कपल है, बुजुर्ग पकड़ जो है कपल है, उम्र दराज है, उम्र दराज बुजुर्ग के लिए एल्डरली कपल। द एल्डरली मेंबर्स या एल्डर मेंबर्स या ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूजली मेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। जो घर के बड़े लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, घर के बड़े बुजुर्ग लोग अच्छे जनरली जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस को मेक करते हैं, बड़े फैसलों को लेते हैं। मुझे बताओ क्या लगाऊं यहाँ पे। देखो घर के मेंबर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आपके रिलेटिव तो वो हो ही गए, और बुजुर्ग भी हैं तो एल्डरली भी हो सकते हैं। यहाँ पे ओल्डर का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे एल्डर भी लग सकता है और एल्डरली भी लग सकता है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। एल्डरली का मतलब है बुजुर्ग आदमी, दादाजी नाना जी, और एल्डर का मतलब है जो आपसे बड़े हैं। हो सकता है आपकी उम्र 15 साल हो और आपका भाई जो है 18 साल का हो, आपका एल्डर ब्रदर है और वो भी घर के फैसले लेता हो। एल्डर का मतलब है आपसे बड़ा हर आदमी, और एल्डरली मतलब घर के सबसे बड़े वाले लोग, बुजुर्ग लोग, दादा नाना की उम्र के लोग। तो दोनों सेंटेंस यहाँ पे सही बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको जब बोलना हो मेरे घर के बुजुर्ग लोग या मेरे घर के बड़े लोग, तो आप बड़ों के लिए एल्डर, बुजुर्गों के लिए एल्डरली। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉमन सेंस लगाना है, जब भी कन्फ्यूजन हो ठंडी सांस लेनी है लंबी सी और सोचना दिमाग में इस फॉर्मूला को, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 3 ब्लैंक्स दे रहा हूँ आपको, क्लास वर्क है, एक में एल्डर, एक में ओल्डर, एक में एल्डरली। खुद से कोशिश करना और तीनों ब्लैंक्स को भरना। ठीक है, पूरा लिखना, कमेंट्स में डालो। मान लो यहाँ पे डाल रहे हो एल्डरली सिस्टर, यहाँ डाल रहे हो ओल्डर ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे डाल रहे हो एल्डर देन मी। ठीक है, तो पूरा लिख के बताना सर कौन से ब्लैंक में क्या डालूंगा। आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप अपना आंसर डालेंगे, मैं कोशिश करूँगा अगर गलत होगा तो आपको वहीं पे करेक्ट करूँ। चलिए आगे बढ़े। काफ़ी दिनों बाद कॉन्सेप्ट आया है, फिर से करवाऊँगा अगले 10 दिनों में 2 बार, 1 बार 2 बार, जितनी बार आपका रिवाइज हो जाएगा। कह रहा है जी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ये तो आपने देख लिया, जब भी आपको कोई किस्सा सुनने को मिले कि किसी ड्राइवर ने किसी गाड़ी ने उड़ाया है, तो आपके दिमाग में आता है कोई बड़ा आदमी होगा या उसका लड़का लड़की होगा। कह रहा है जी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है। द ड्राइवर प्रिडिक्टिवली टेक्स द ब्लेम। जो ड्राइवर है प्रिडिक्ट किए जाने वाले तौर पे, जैसा हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, पहले से ही बता सकते हैं कि वो सारा ब्लेम ले लेता है, इनका सारा जो अपने सर पे ले लेता है। वाइल द रियल कल्प्रिट वैनिशेज इन अदर कार। और जो रियल कल्प्रिट होता है, जो सच में गुनहगार होता है, वो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा दूसरी एक कार में। कह रहा है एंड सीसीटीवी फुटेज मिस्टीरियसली डिसअपियर्स। और उस जगह की जो सीसीटीवी फुटेज है बड़े ही मिस्टीरियस मैनर में, बड़े ही है ना, बहुत ज़्यादा रहस्यात्मक तरीके से डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, है ना। तो ये किस्सा जो है आप हमेशा अपने देश में बार बार देखेंगे। जब वो भाग रहा होगा ना अमीरजादे का लड़का और लड़की, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आपको आसपास की दुकानों से, मकानों से नहीं मिलेगी। सारी सेटिंग हो जाती है, पुलिस वाले एक एक घर में जाके धमका धमका के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाते हैं। चलिए, ड्राइवर की वर्ब है टेक्स, कल्प्रिट की वर्ब है वैनिशेस। कल्प्रिट यानी गुनहगार, रॉन्ग डूअर, मिसक्रिएंट। सीसीटीवी फुटेज की वर्ब है डिसअपियर्स। डिसअपियर होना, किसी घटना का, किसी चीज़ का गायब हो जाना। मिस्टीरियसली मतलब इन अ मिस्टीरियस मैनर, बहुत ही एक रहस्य वाले या पहेली वाले जो है तरीके से। लास्ट में कह रहा है रिंस एंड रिपीट। रिंस एंड रिपीट का मतलब होता है बस यही घटना बार बार आपको देखने को मिलेगी। शहर बदलते जाएंगे, वक्त बदलता जाएगा, नंबर ऑफ जो डेड्स हैं, जो मृतकों की संख्या बदलती जाएगी, गाड़ी का मॉडल बदलेगा, लेकिन घटना हर बार कुछ इसी तरह से घटेगी। रिंस एंड रिपीट एक फ्रेज है जो शैम्पू के ऐड से निकला है। शैम्पू के ऐड में देखना, वो अंग्रेजी में अगर आप देखोगे ना, लादर रिंस रिपीट, झाग बनाओ, पानी से धो और फिर रिपीट करो। तो वहाँ से इस शैम्पू के ऐड से इस इडियम को निकाल लिया गया है कि बार बार किसी चीज़ को आप दोहराते रहे। कह रहा है जी द ड्राइवर एक्सक्यूज ट्रेसेस इट्स मॉडर्न रूट्स टू द इनफेमस 2002 सलमान खान हिट एंड रन केस।
कह रहे जो ड्राइवर का जो बहाना है, जो आइडिया मिला हुआ है आजकल, ट्रेस करता है अपने मॉडर्न रूट्स को। ट्रेस योर रूट्स का मतलब है अपनी जड़ों को ढूंढना, आप कहाँ से आए हैं, है ना, आपका कहाँ से, आपको यानी आप कहाँ से निकले हैं। तो ये ड्राइवर का जो एक्सक्यूज़ है, जो बहाना है, ये अपनी जड़ों को ढूंढता है, ट्रेस करता है, या बताता है कहाँ से ये आया है और कहाँ से आया है, टू लगा के बता रहा है उस इनफेमस, उस बदनाम 2002 के सलमान खान के हिट एंड रन केस से। हिट एंड रन का मतलब होता है पहले किसी को, लोग आदमी को उड़ाया और फिर वहाँ से रन करके गाड़ी भगा के निकल गए। तो वहीं से ये ड्राइवर एक्सक्यूज़ आपको मिलेगा। ड्राइवर एक्सक्यूज़ की वर्ब है ट्रेसिस, ट्रेस करना, किसी चीज़ को ढूंढना। ट्रेस योर रूट्स मतलब अपने रूट को ढूंढना, आप कहाँ से निकले हैं। इनफेमस, नोटोरियस, बदनाम, है ना, जो समझ गए ना, एक फेमस होता है, एक इनफेमस होता है, बदनाम को बोलते हैं। कह रहा है जी हिज ड्राइवर स्टेप फॉरवर्ड ईयर्स लेटर। कह रहे सलमान खान का ड्राइवर स्टेप फॉरवर्ड किया, उसने आगे आया वो कई सालों बाद। और क्यों? टू क्लेम ही वॉज बिहाइंड द व्हील, ये क्लेम करने के लिए कि वही व्हील के पीछे था, उस दिन गाड़ी वही ड्राइव कर रहा था। तो वहीं से ये आइडिया सबको मिला कि जो सलमान खान ने किया वो हम भी करेंगे, है ना। कह रहा है इन द सेम वेन अरविंद अडिगा कैप्चर्ड दिस इन हिज बुकर विनिंग नॉवेल द वाइट टाइगर। कह रहा है जी इसी तरीके से, इन द सेम वेन, वेन का मतलब होता है फैशन, तरीका। वैसे तो वेन का मतलब नस भी होता है, आपके हाथ की जो नसें हैं ना, उसको वेन बोलते हैं। कह रहा है जी इन द सेम वेन, उसी तरीके से, इन अ सिमिलर मैनर, अरविंद अडिगा नाम के जो मैन बुकर प्राइज़ की विनर जो हैं, अपने इंडियन राइटर हैं अडिगा साहब, इन्होंने भी कैप्चर किया इस पूरे मामले को अपनी बुकर विनिंग नॉवल में, जिसका नाम है द वाइट टाइगर, वेयर द पुअर ड्राइवर इज़ फोर्स्ड टू टेक द फॉल फॉर हिज रिच एम्प्लॉयर्स मिस्टेक। जिसमें पुअर ड्राइवर होता है, बहुत गरीब एक ड्राइवर होता है, वो फोर्स्ड होता है कि वो टेक द फॉल करे। टेक द फॉल करना यानी किसी चीज़ की मार को झेलना। जब आप गिरते हैं, फॉल करते हैं ना, तो वो खुद गिर गया, उसने खुद मार को झेला अपने रिच एम्प्लॉयर की मिस्टेक के लिए, अपने अमीर मालिक की गलती के लिए। ठीक है, तो ये हिट एंड रन केस आया, फिर अडिगा साहब की नॉवल आई, 2008-7 की नॉवल है, बड़ी प्यारी नॉवल है। टाइम मिले जीवन में तो द वाइट टाइगर ज़रूर पढ़ लेना। आपका ये आईटी बूम कैसे आया भारत में, है ना, छोटा आदमी शहर जाता है और जा कर के क्या सपने देखता है। तो ये चलो, आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं, आपका मज़ा नहीं बिगाड़ूंगा, ये किताब ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ना। चलिए, इन द सेम वे मैंने आपको बता दिया, उसी सेम तरीके से, इन अ सिमिलर मैनर। इसका ओरिजिन आपको फिर किसी दिन और समझाऊंगा। इसका ओरिजिन बना है माइनिंग से। जब भी आप कहीं सोना, चांदी, कॉपर ढूंढते हैं किसी माइन में, खदान में, तो ऐसे सोना पड़ा नहीं होता कहीं पे। एक चट्टान मिलेगी, उसमें एक वेन मिलेगी। जैसे ये चट्टान है, इस चट्टान के अंदर एक वेन, एक नस सी मिलेगी सोने की। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप वेन को पकड़ोगे और उस वेन को कुरेदते जाओगे और सोना निकलता जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, या ऐसे कहीं पे आपको सिल्वर की वेन मिल जाएगी। तो वहाँ से, उस वेन से, उस लाइन से हम इस चीज़ को निकालते हैं कि कह रहा है जी उसी तरीके से, इन द सेम वेन। कह रहा है जी लग्जरी कार क्रैशेस इट सीम्स आर ए पोस्ट लिबरलाइजेशन फिनोमिनन। कह रहा है लग्जरी कार के जो क्रैशेस हैं, ऐसा दिखाई देता है वो लिबरलाइजेशन के बाद, या एलपीजी के बाद, या उदारवाद के बाद के होने वाली घटनाएं हैं। फिनोमिनन यानी कोई घटना, है ना, आप समझते होंगे इस वर्ड को। फिनोमिनन सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल। और कह रहा है पीकिंग इन लास्ट 25 ईयर्स, और ये पीक कर गई, ये अपने परवान चढ़ गई, सबसे ज़्यादा होने लगी पिछले 25 सालों में। तो 92 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ, देश में पैसा आया, बाहर से समृद्धि आई, तरक्की आई, लोगों ने पैसा कमाया। अब उनके बच्चे गाड़ियाँ और चला रहे हैं, रेंज रोवर, लैंड रोवर, है ना, लग्जरी गाड़ियाँ। तो ऐसा लगता है कि 1992 के बाद में पिछले 25 सालों में ही ये घटनाएं होने लगी हैं। लग्जरी कार क्रैशेस की वर्ब है आर, इट की वर्ब है सीम्स, फिनोमिनन यानी घटना। कह रहा है जी लाइक जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल बिकेम द स्टेटस सिंबल ऑफ द वेल्दी, द ऑडी हैज़ इमर्ज्ड एज द गो टू फॉर इंडिया सुपर रिच। कह रहा है जैसे जॉनी वॉकर की ब्लैक लेवल नाम की शराब है, कह रहा है ये बन गई स्टेटस सिंबल, ये बन गई आपके स्टेटस की एक पहचान। और किसकी? द वेल्दी की, अमीर आदमी की। अमीर आदमी को पूछोगे क्या पीता है, तो वो कोई घटिया शराब का नाम नहीं लेगा, वो ब्लैक लेवल पिएगा, 20 साल पुरानी, है ना, शिवास रीगल लेकर के आएगा। कह रहा है जैसे ये शराबें बन चुकी हैं अमीर लोगों की सिंबल, वैसे ही ऑडी जो है, 4 छल्ले वाली ये जो ऑडी गाड़ी है, ये इमर्ज हुई है, उभरी है
गो टू के तौर पे, यूजुअल चॉइस के तौर पे इंडिया के सुपर रिच की, इंडिया के अल्ट्रा धनी आदमी की। गो टू मतलब जब भी गाड़ी का नाम लेना है तो इसी चीज़ को लूँगा, फर्स्ट चॉइस मेरी ऑडी है ना। हर वो चीज़ गो टू है जो आपकी फर्स्ट चॉइस होती है, समझ गए। चलो, द वेल्दी यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है, द रिच, द वेल्दी सभी अमीर लोगों की बात कर रहा है। कह रहा जी बट द प्रॉब्लम इज सिंपलर देन यू थिंक। कह रहा लेकिन प्रॉब्लम बहुत सिंपल है बजाय इसके जो आप सोचते हैं, समस्या उतनी ज़्यादा पेचीदा नहीं है ये। दीज किड्स सिंपली डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव। ये लड़कों को या लड़कियों को सिंपली पता ही नहीं है कि ड्राइव कैसे करना है। समस्या की जड़ ये है कि गाड़ी जड़ नहीं है या पैसा जड़ नहीं है, जड़ है कि ये लड़का या लड़की कैपेबल ही नहीं है इस 1.5 करोड़ की गाड़ी को चलाने के, और वो चलाना चाहता है। किड्स की वर्ब है डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव। देख लेना स्ट्रक्चर को, नो के बाद में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता सीधे सीधे, जब भी करोगे वो इनकरेक्ट होगा। जैसे डू यू नो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या आपको पता है, डू यू नो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। डू यू नो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गलत है ये। क्यों भाई? क्योंकि नो के बाद में अगर टू इन्फिनेटिव लगाना है तो बीच में आपको भाई साहब हाउ लगाना पड़ेगा। डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ गए ना, इजी है ना, याद रहेगा हमेशा। अगर आपको नो के बाद में इन्फिनेटिव लगाना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा हाउ का। यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकें, ठीक है। अब ये करेक्ट हो जाएगा। चलो सेंटेंसेस बनाओ, मेरा मुंह मत देखो भाई, 2 सेंटेंस और लेके आया हूँ आपके लिए। शी डजंट नो हाउ टू ड्राइव, उसको पता ही नहीं है कैसे ड्राइव करना है। शी डजंट नो हाउ टू ड्राइव, हाउ लगेगा बीच में, इसको खा मत जाना। द मैनेजर न्यू टू हैंडल सच ए क्राइसिस, मैनेजर को पता था कैसे हैंडल करना है ऐसे एक क्राइसिस को। द मैनेजर न्यू हाउ टू हैंडल सच ए क्राइसिस। तो ये हाउ वाला कॉन्सेप्ट है, 1 नंबर मुफ्त का है, जहाँ मिल जाए आपको याद रखना। कह रहा है जी एज एक्टर इमरान खान कैंडिडली एडमिटेड ही सोल्ड हिज फरारी। कह रहा है जैसा कि एक्टर इमरान खान है, शायद ये आमिर खान के भांजे है ना इमरान खान, उनकी बात कर रहा है। कह रहा है कि जैसा कि एक्टर इमरान खान है, उन्होंने बहुत सीधे सीधे ऑनेस्टी के साथ कैंडिड मैनर में, डायरेक्ट मैनर में मान लिया, एडमिट कर लिया कि उन्होंने बेचा है अपनी फरारी को। क्यों बेचा है भाई? बिकॉज इट वॉज मोर कार देन ही कुड हैंडल, क्योंकि ये ज़्यादा वो कार थी जो वो हैंडल कर सकता था उसके मुकाबले। मोर कार का मतलब है एक ऐसी कार जो कार से बढ़ के है। मोर है मैन यानी एक आदमी से बढ़ के, मोर है वुमन यानी एक औरत से बढ़ के, मोर है कार यानी अ भी लग सकता है या बिना आके लिखो मोर कार। ये स्लैंग फ्रेजेस होते हैं अंग्रेजी में। तो उसका कहने का मतलब है ये ऐसी तगड़ी शानदार गाड़ी थी जो मैं हैंडल ही नहीं कर सकता था, मेरे हैंडल जो किए जाने वाली कारें हैं उससे ज़्यादा बढ़ के थी ये कार, तो इट वॉज मोर कार देन ही कुड हैंडल। तो इन्होंने तो मान ली ये बात सीधे सीधे, मेरे से नहीं चलती तो मैंने बेच दी। कह रहा जी आयरॉनिकली देयर शॉफियर्स कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स कैन हैंडल दीज मशीन्स बेटर बट एंड अप टेकिंग द रैप। कह रहा लेकिन आयरॉनिक बात ये है, उपहास की बात ये है कि इनके जो शॉफियर्स हैं, शॉफर कौन होते हैं भाई? आपका ड्राइवर। ड्राइवर को ही अच्छी भाषा में शॉफर बोल देते हैं। अगर वैसे बोलोगे देसी भाषा में तो कुक हो जाएगा, और अगर प्यार से बोलोगे रिस्पेक्ट के साथ में तो शेफ़ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये शॉफर यानी ड्राइवर। तो कह रहे इनके जो ड्राइवर्स हैं, आयरॉनिक बात ये है कि इनके जो ड्राइवर्स हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, गरीब घरों से आते हैं, वो हैंडल कर लेते हैं इन मशीन्स को और अच्छे तरीके से, लेकिन बट वो एंड अप होते हैं, इसी मुकाम पे पहुंचते हैं टेक द रैप करते हुए, सारी मार को झेलते हुए। रैप का मतलब होता है मार, है ना। लेकिन मज़े की बात यह है कि सारी मार उन्हीं को झेलनी पड़ती है। गाड़ी वो अच्छे से चलाते हैं लेकिन उनका मालिक नहीं चला पाता अच्छे से, इस वजह से गाड़ी अच्छे चलाने के बावजूद उनको लास्ट में सारा ब्लेम लेना पड़ता है। शॉफर्स की वर्ब है कैन हैंडल, दूसरी वर्ब है एंड अप। व्हेन यू एंड अप डूइंग समथिंग, तो आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं, वही आपकी डेस्टिनेशन होती है। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग लगा हुआ आर्टिकल आपको आज का, ज़्यादा मुश्किल था नहीं पढ़ने में। और अपना क्विज़ देख लेते हैं फटाफट से। कह रहा है जी ये आर्टिकल जो यंग ऑनर्स हैं उनके बिहेवियर को कैसे कैरेक्टराइज करता है।
लग्जरी कार को चलाने वाले जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनका बिहेवियर ये आर्टिकल किस तरीके से बता रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्री का क्वेश्चन है, ट्राई दो एक बार खुद से, फिर आंसर्स करवाता हूं आपको। ना तो वो रिस्पॉन्सिबल है, ना लॉ अबाइडिंग है, ट्रेंड तो वो बिल्कुल नहीं है। कॉशियस किस बात के हैं? जो आदमी 180 पे गाड़ी चलाता हो वो कभी कॉशियस हो ही नहीं सकता। ये सब के सब अनट्रेंड है, नौसीखी हैं और रेकलेस हैं, बेपरवाह हैं। गाड़ी चलानी भी नहीं आती और बहुत तेज़ भी चलानी है, यही रीज़न है एक्सीडेंट होने का। सी आंसर है फर्स्ट का। सेकंड पे आ जाओ। इस आर्टिकल के हिसाब से ये जो ड्राइवर का एक्सक्यूज़ है ये क्यों कॉमनली यूज़ किया जाता है लग्जरी कार के क्रैशेस में, कि ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया। यही जो एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर से, इस बहाने को बार बार क्यों दोहराया जाता है? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं है, ट्राई दे लोगे एक बार, वीडियो को पॉज करके तो हो जाएगा। देखो वो इसलिए दिया जाता है या इसलिए नहीं दिया जाता कि ऐसा नहीं है कि ड्राइवर को हमारा लीगल सिस्टम एनकरेज करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो आप, या ड्राइवर हाईली स्किल्ड है इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो इसलिए क्योंकि रिच और पावरफुल लोग जो हैं वो ड्राइवर को स्केप गोट की तरह इस्तेमाल करते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं, अवॉइड करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को। समझ गए ना? इसलिए बार बार ड्राइवर का बहाना दिया जाता है कि लड़के ने एक्सीडेंट नहीं किया, लड़की ने नहीं किया, ड्राइवर ने किया है। तो बी आंसर बनेगा इस सेकंड वाले का। प्ले फास्ट एंड लूज, मीनिंग आपको पता है ऑलरेडी। फास्ट एंड लूज वाला गेम आपको दिखाया था मैंने। बैक सीट ड्राइवर कौन है भाई? क्लीशे का क्या मीनिंग होता है? ऑफ स्प्रिंग होता है, मिसक्रिएंट होता है, कैंडिड होता है, या शॉफियर होता है? हो सकता है इन चारों में से कोई भी ना हो, तो मैं नन ऑफ दीज भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इन द सेम वेन, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, और दूसरी आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास। सभी क्वेश्चंस के आंसर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में है। क्लास काफ़ी लेट हो चुकी है, जल्दी से रैप अप करेंगे और बताना आउट ऑफ 8 आपको कितने मार्क्स मिले। क्लास आज की कैसी लगी, समझ में आया सब कुछ, इंटरेस्टिंग लगा तो पीडी या पीडीआई लिखना। सर पूरा देखा है पीडी और इंटरेस्टिंग लगा पीडीआई। ये पीडीआई जो है आपका एक फीडबैक देने का तरीका है, ताकि ऐसे आर्टिकल्स को और ऐसी थीम्स को बार बार रिपीट किया जा सके जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं। चलिए अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।